नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम नील विद्रोह के बारे में जानेंगे। नील विद्रोह, पवना विद्रोह और द्रांग कृषक आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भाई, आंदोलनों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों के आधार पर उनको हल कर कर आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, पिछली कई वीडियो जो हमने बनाई हैं वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आंदोलनों से संबंधित बनाई हैं। क्यों बनाई हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आंदोलन जो भी हुए थे उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 ईस्वी में। होता क्या है, क्यों हुआ, कारण क्या था? भाई, नील विद्रोह जो था इस पर क्या था, किसान जो लोग थे, जमींदार लोग उन पर कर रहे थे बहुत ज्यादा अत्याचार। अब इन्होंने सहारा लिया सरकार का। तो होता क्या है, जब काला रोवा का एक मजिस्ट्रेट था जिसका नाम क्या था, हेमचंद्रकार, हेमचंद्राकार। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या नाम था उसका? हेमचंद्राकार उसका नाम था। ये मजिस्ट्रेट था कहां का? काला रोवा का। जब किसानों ने इससे शिकायत की तो होता क्या है कि किसानों के पक्ष में इसने दे दिया निर्णय। किसानों की जो समस्या थी इस मजिस्ट्रेट ने किसानों के हित में दे दिया, यानी कि उनके पक्ष में जब निर्णय दे दिया तो ये लोग प्रोत्साहन से भर गए। और प्रोत्साहन से भरने के बाद, क्योंकि जमींदार जो लोग थे वो किसानों पर, काश्तकारों पर करते थे अत्याचार, और जब उनके हक में फैसला गया तो इन्होंने फिर विद्रोह करने के लिए सोची। अब तो इन्होंने प्रोत्साहन हो, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने भी इनके हक में फैसला कर दिया। अब होता क्या है कि बंगाल में क्या थे, जो बंगाल के काश्तकार थे, यानी जमीन पर खेती करने वाले जो कृषक थे, यूरोपीय, क्योंकि बंगाल में जमीनों के जो अधिकारी थे वो यूरोपियन थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो नील बागान के जो मालिक थे, ठीक है, नील बागान के जो मालिक थे वो क्या करते थे, इन किसानों को मजबूर कर रहे थे कि आप नील की खेती करें। अब उन पर होते थे बहुत ज्यादा अत्याचार। तो इन किसानों ने क्या करा, नील बागानों के मालिकों के ही विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। जब ये ने मजबूर करते थे तो 1859 ईस्वी में किसानों ने कर दिया विद्रोह कि नहीं करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे। जब विद्रोह हो जाता है तो सबसे पहले ये जो विद्रोह है वो बंगाल में पड़ता है, नदिया जिला, नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू होता है। गोविंदपुर गांव से यह विद्रोह शुरू होता है और नील विद्रोही किसानों का भारत में सबसे पहले किया गया विद्रोह माना जाता है। अब इस विद्रोह के बारे में जानते कि भाई कौन कौन से इसके नेतृत्व करता, यानी इसकी अगुवाई करने वाले नेता कौन थे। तो नील विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो नेता थे इस विद्रोह का। इनके कहने पर ही किसानों ने नील की खेती करनी बंद कर दी। अब इस आंदोलनों को बुद्धिजीवियों का भी सहारा मिल गया। अब बुद्धिजीवी कौन? जो कि बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर के पढ़े लिखे थे और राजनीति में सक्रिय थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, अखबारों से भी इस विद्रोह को, भाई अखबार के माध्यम से भी आम जनता तक ये विद्रोह पहुंचा और जनसभाओं के द्वारा भी
जनसभाओं के माध्यम से भी, ठीक है ना, यानी जनसभा के द्वारा या उनके माध्यम से, आप समझ सकते हैं, इनके द्वारा भी इस नील विद्रोह को समर्थन मिला। अब बुद्धिजीवियों ने क्या करा, अखबारों के माध्यम से अपने लेखकों के लेख जो थे इन्होंने लिखे और इनके माध्यम से इनका प्रचार, यानी नील विद्रोह का प्रचार हुआ, यानी अखबारों के माध्यम से भी, लेखों के माध्यम से भी इनको समर्थन प्राप्त हो गया, जनसभाओं के माध्यम से भी इनको समर्थन प्राप्त हो गया। इन सब में सबसे पहला जो अखबार था वो था हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट ने सबसे पहले नील दर्पण का संपादन यानी कि इसका प्रचार किया, और इसके जो संपादक थे जिन्होंने इसे छापा था वो थे हरीशचंद्र मुखर्जी। हरीशचंद्र मुखर्जी ने इसमें बिल्कुल अहम भूमिका निभाई। अब होता क्या है कि जमींदारों के अत्याचार का जो खुलासा, यानी जमींदार जो किसानों पर, काश्तकारों पर अत्याचार करते थे, उसके बारे में भी, क्योंकि विद्रोह तो हुआ ही था, नील विद्रोह हो ही भाई उस समय शुरू था, तो अत्याचारों का खुला चित्रण मतलब यानी कि जो जमींदार किसानों पर अत्याचार कर रहे थे उसका खुला चित्रण, यानी उसके बारे में स्पष्ट छापना, स्पष्ट जानकारी देना, तो किसने किया था, दीनबंधु मित्र। क्या नाम था, दीनबंधु थे, जिन्होंने एक नाटक जिसका नाम था नील दर्पण, तो दीनबंधु जी ने वो नाटक लिखा था जिसका नाम था नील दर्पण, यानी अपने नाटक के माध्यम से नील दर्पण के बारे में जानकारियां आम जनता तक यानी पहुंचाई थी। यानी नील विद्रोह का जो चित्रण किया था अत्याचारों का, अपने नाटक नील दर्पण के माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया, छाप दिया। तो 1860 में फिर नील आयोग ने, ठीक है, समय होता है 1860, तो नील आयोग के सुझाव पर क्या एक अधिसूचना जारी की जाती है, और अधिसूचना में क्या चीजें की गई, अब उसके बारे में जान लेते हैं। भाई विद्रोह के कारण क्या थे, क्यों हुए थे, तो इसमें क्या उल्लेख किया गया अधिसूचना में, क्योंकि यह भारतीय किसानों का पहला विद्रोह था, ठीक है, ये भारतीय किसानों का भाई पहला विद्रोह था, तो सूचना में जो जानकारी दी वो जानकारी जो थी वो ये थी कि जमींदारों पर 1860 में जब अधिसूचना जारी की गई तो किसानों की जो मांगे थी, ठीक है, जो मांगे थी उसमें क्या कहा गया, अधिसूचना में क्या चीज थी कि अधिसूचना में कहा गया कि रैयतों को, यानी जमीन जो थी जिनको रैयत कहा जाता, जिन पर किसान खेती करते थे, इनको नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, और इस विद्रोह का जो निपटारा है, जो भी वाद विवाद हैं, उनको कानूनी तरीके से इसका निपटारा किया जाएगा। ये अधिसूचना में बातें उल्लेखित की गई थी, और ये भारतीय किसानों का पहला विद्रोह माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे नील दर्पण से संबंधित। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे पवना विद्रोह के बारे में। किसका, पवना विद्रोह, जो कि 1873 ईस्वी में शुरू होता है। भाई पवना जो है वो एक समृद्ध जिला था, समृद्ध, धन संपन्न, व्यापार से भी संपन्न। क्यों था, क्योंकि इसमें एक तो दोहरी फसल होती थी और पटसन का व्यापार बहुत अच्छा होता था, इसलिए ये बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र था। अब इसमें क्या है, इसमें 50% काश्तकारों ने क्या किया 1859 ईस्वी में, क्या 1859 ईस्वी के एक्ट में, ठीक है, तो क्या था 1859 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ था, ठीक, तो
प्रतिशत काश्तकारों ने 1859 ईस्वी के एक्ट के द्वारा क्या अधिकार पा लिए? दखली अधिकार प्राप्त कर लिए। अब दखली अधिकार प्राप्त करने से क्या होता है? दखली अधिकार का मतलब है अब इन्हें जमीनों से यानी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा और इनको जो कर थे एक निश्चित सीमा तक संरक्षण भी, करों में संरक्षण भी दिया जाएगा। यह था दखली का अधिकार जो कि एक्ट 1859 में इन लोगों ने यानी 50% काश्तकारों ने प्राप्त कर लिया था। लेकिन ये यहां पर ही नहीं रुकते, जमींदारों ने फिर भी क्या करा कि इन पर 7 गुना लगान वृद्धि कर दी। अब वृद्धि करने में क्या चीज थी कि जो जमींदार थे उन्होंने भूमि की नाप को कर दिया छोटा। आज जब भूमि की नाप को छोटा कर दिया तो जमीनें ऑटोमेटिक ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, क्योंकि छोटे पैमाने से इसकी पैमाइश होती तो जमीनें बहुत ज्यादा होती और उसी के आधार से 7 गुना इन्होंने वृद्धि कर दी। तो इससे क्या है, किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। जब किसानों पर कर का बोझ आ गया तो भाई विद्रोह होना स्वाभाविक था। अब क्या होता है, इसी के विरोध में 1873 ईस्वी में, याद रखना कब, 1873 ईस्वी में यूसुफ शाही, यहां पर समझो, यूसुफ शाही परगने में क्या हुआ, किसानों ने कृषि लीग का गठन किया। किसानों ने अब क्या किया, कृषि लीग का गठन किया। भाई ये तो अत्याचार कर रहे हैं जमींदार, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इन्होंने कृषि लीग का गठन किया और इस लीग के माध्यम से अपनी कुछ मांगे रखी। मांगे क्या थी कि जो पैमाइश की माप है उसमें परिवर्तन। पैमाइश की जो माप है, मैंने आपको बताया था कि पैमाइश की माप इन्होंने छोटी कर दी जिससे क्षेत्रफल बड़ा हो जाता था खेतों का यानी भूमि का। ठीक है, तो पैमाइश की माप में परिवर्तन और करों में कमी, यानी गैर कानूनी जो कर थे यानी अबाब थे, जो गैर कानूनी अबाब थे, कर थे, उनमें इन्होंने कमी मांगी किसानों ने। और लगान कम यानी लगान में कमी, जो जमींदार इस लगान को ले रहे थे इनसे, इसमें भी उन्होंने कमी की मांग करी कि भाई आप इसे भी थोड़ा कम कर दो। ठीक है, ये इनकी थी। तो इसी बीच में गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कैंपवेल ने 1873 ईस्वी में घोषणा की। क्या घोषणा की कि ये जो किसानों ने मांग की है ये बिल्कुल जायज है, किसान नाजायज तरीके से ये मांगे नहीं कर रहे। तो होता क्या है, तो जायज जब ठहरा दिया तो क्या होता है, विद्रोह तो होना ही था स्वाभाविक, क्योंकि इधर सरकार के एक अधिकारी खुद गवर्नर ने जब किसानों की ये बातें किसानों के हित में कह दी कि इनकी मांगे जायज है, तो जमींदारों की भी एक एसोसिएशन थी। क्या थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये कहती है जमींदारों के पक्षधर थी। ये जो एसोसिएशन थी ये जमींदारों की पक्षधर थी और इसने उसका कड़ा विरोध किया था। किसका, कैंपबेल का, जो इसने घोषणा पत्र की थी। ठीक है, इसका इसने कड़ा विरोध किया। अब इसमें क्या है, मुख्य पत्र। अब इसमें देखो फिर से एक नया, दो हिंदू पेट्रियाट जो था, यानी कि हिंदू पेट्रियाट एक पत्रिका थी, एक तरीका अखबार, उस समय का ये अखबार था। इसने क्या करा कि अपने संपादन में यानी अपने द्वारा जो ये जो अखबार था इसमें क्या चीजें छाप दी कि ये हिंदू भूस्वामियों के विरोध है, क्योंकि जितने भी वो जमींदार थे वो हिंदू थे, हिंदू भूस्वामी यानी जो हिंदू थे वो जमींदार लोग थे, और मुसलमान क्या थे, वो काश्तकार थे यानी कृषि करने वाले किसान थे। तो इस अखबार के माध्यम से इसने इस चीज का, यानी कि मुसलमान किसान कृषि करने वाले किसान हैं और हिंदू जमींदार हैं, तो इसने हिंदू पेट्रियाट ने ये एक चित्रण पेश करने की कोशिश की कि भाई हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक दिखाने की कोशिश की इसने।
तो मुसलमान किसानों का सांप्रदायिक विद्रोह, तो इसने जो दिखाया वो यही कि ये मुसलमान एक सांप्रदायिक विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसके नेताओं की बात करें तो इसमें दो हिंदू थे। दो हिंदू नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय और ग्राम का प्रधान शंभूपाल, और एक मुसलमान इस विद्रोह में जो भागीदार थे। एक मुसलमान कौन था? खुदीमुल्लाह। ये दो जने थे। अब इनकी जो कहने का जो इनका जो विद्रोह करने के बाद में बातें स्पष्ट हुई वो ये कि ये कहना चाहते थे कि हम जमींदारों के रैयत बनकर नहीं रहेंगे, यानी हम जमींदारों के अधीन काम करने वाले नहीं रहना चाहते, हम महारानी के रैयत बनकर रहना चाहते हैं। यानी ये हिंदू भूस्वामियों के विरोध में थे और ब्रिटिश सरकार के वफादार बनकर रहना चाहते थे। इसी कारण फिर बंगाल में 1885 ईस्वी में समय था 1885 ईस्वी, तो बंगाल में रैयत कानून पारित किया जाता है। इसी कारण बंगाल में फिर रैयत कानून पारित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू जमींदार थे उनके अधीन काम करने वाले नहीं रहना चाहते, ये अंग्रेजी सरकार के वफादार रहना चाहते हैं और उनके अधीन ही कृषि करना चाहते थे। तो फिर 1885 में बंगाल रैयत कानून पारित कर दिया जाता है। तो ये जानकारी थी पवना विद्रोह की, और ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है। बात करते हैं दिरांग कृषि आंदोलन। दिरांग कृषि आंदोलन 1893-94 ईस्वी में कहां पर हुआ था? असम में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि भू राजस्व यानी भूमि राजस्व की राशि में बढ़ोतरी हो गई। जब भूमि में भू राजस्व में बढ़ोतरी हो गई तो दिरांग के आसपास के क्षेत्रों में, असम में जगह पड़ती है दिरांग, और दिरांग में जो कृषक लोग थे, जो कृषि करने वाले लोग थे, जैसे ही राशि की बढ़त होती है, राशि बढ़ती है, तो ये लोग क्या करते हैं? राशि के बढ़ने के कारण किसान आंदोलन शुरू कर देते। कहां पर? असम के दिरांग और आसपास के क्षेत्र में। इसकी विशिष्टता क्या थी? विशेष बात क्या थी कि इन्होंने ग्राम पंचायत का सहारा लिया। इन्होंने ग्राम पंचायत के सहारे में क्या किया? भाई ये जो प्रतिरोध करते थे, इन्होंने कहा ग्राम पंचायत से कि ग्राम पंचायत का सहारा लेकर इन्होंने क्या कर, भाई अगर आप भू राजस्व कम नहीं करेंगे, यानी जमींदारों से कहा कि भाई अगर आप भू राजस्व कम नहीं करेंगे तो ग्राम पंचायत इन्होंने बैठा दी। ग्राम पंचायत में ये फैसला लेते हैं कि भाई हम जो है ना, हम लोग जो है ग्राम पंचायत में फैसला करते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका काम करने वाले जो भी थोड़े कमजोर वर्ग के लोग थे, जो कृषि करते थे और छोटे मोटे व्यापार के माध्यम से अपना गुजारा करते थे, तो इन्होंने पंचायत का सहारा लेकर क्या करा? धोबी और नाई यानी धोबी नाई बंद अभियान चलाया। ये इनके विद्रोह करने का तरीका था। यानी ना तो कोई धोबी तुम्हारा कार्य करेगा, ना नाई तुम्हारे कुछ बाल वगैरह काटेगा। तो ये इस अभियान इन्होंने चलाया था। तो ये कुछ मुख्य